हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं उसका नाम है एक्सोर्सिस्ट द बिलीवर और ये मूवी इसी साल 2023 में रिलीज हुई है और ये मूवी 1973 में जो आई एक्सोर्सिस्ट का सीक्वल है। मूवी की शुरुआत में हम विक्टर नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक फोटोग्राफर है। विक्टर अपनी पत्नी सोरेन के साथ हाइटी में रहने के लिए आता है। विक्टर की पत्नी प्रेग्नेंट थी और वो दोनों बहुत ही धार्मिक थे और वहाँ के आसपास रहने वाले औरतें उनके होने वाले बच्चे के लिए प्रार्थना करने लगता है। मगर एक दिन हम देखते हैं कि शहर में एक बहुत जोरदार भूकंप आता है जिसके कारण सोरेन बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाती है। उसे तुरंत अस्पताल में एडमिट किया जाता है। डॉक्टर विक्टर को बताते हैं कि सोरेन की हालत बहुत ही नाजुक है और हम किसी एक को ही बचा पाएंगे, या तो तुम्हारी बीवी को या तो तुम्हारे बच्चे को। मगर सोरेन ने विक्टर से कहा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम हमारे होने वाले बच्चे को ही बचाओगे। लेकिन हमें ये नहीं दिखाया जाता कि विक्टर ने किसे चुना था, अपनी बीवी को या फिर अपने बच्चे को। और इस चीज का पता आपको मूवी के आखिरी में पता चलेगा। इसके बाद हमें 13 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम विक्टर को अपनी बेटी एंजेला के साथ देखते हैं जो अभी जॉर्जिया में रहते हैं। फिर एक दिन एंजेला कुछ सामान ढूंढ रही थी जिसमें उसकी माँ का स्कार्फ उससे मिलता है और एंजेला उस स्कार्फ को पहनकर स्कूल जाने लगती है। मगर स्कूल पहुंचने के बाद विक्टर अपनी बेटी से वो स्कार्फ ले लेता है और कहता है कि ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है और इसे मैं बहुत ही संभाल के रखना चाहता हूँ। इसके बाद एंजेला अपनी फ्रेंड कैथरीन के साथ स्कूल में चली जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद एंजेला और कैथरीन दोनों आपस में प्लान करते हैं कि उसके पास जो उइजा बोर्ड है उसके द्वारा वो आत्माओं से बात करना चाहती है। इसके लिए वो दोनों जंगलों के बीच एक बंकर में चले जाते हैं। उसी रात विक्टर जब अपने काम खत्म करके घर वापस आता है वो देखता है कि उसके घर में एंजेला थी ही नहीं। विक्टर ने एंजेला से कहा था कि रात में खाना खाने से पहले घर वापस आ जाने के लिए, पर अभी तक एंजेला वापस नहीं लौटी है। इसके बाद विक्टर टोनी जो कि कैथरीन का पिता है उससे फोन करके कैथरीन के बारे में पूछता है कि वो घर लौटी कि नहीं। मगर टोनी कहता है कि उसकी बेटी अभी भी घर नहीं लौटी है। सभी के सभी बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और विक्टर और टोनी और उसकी बीवी मिरांडा तीनों मिलकर जंगलों में अपनी बेटियों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वो तीनों उसी बंकर तक पहुंच जाते हैं जहां उसे एंजेला के जूते मिलते हैं और साथ ही कैथरीन के बैग भी मिलता है। उन तीनों ने पुलिस को भी खबर कर दी थी कि उनकी बेटी लापता है। पुलिस वाले चारों तरफ उन दोनों बच्चियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे करते करते 3 दिन निकल जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि एंजेला और कैथरीन दोनों जंगलों से बहुत दूर एक फैमिली के घर के बार्न में थे। वो फैमिली उन दोनों बच्चियों को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। लेकिन डॉक्टर की जांच होने के बाद हमें पता चलता है कि दोनों को कुछ भी नहीं हुआ है और दोनों एकदम से ठीक है। लेकिन दोनों को देखकर हमें ये पता चलता है कि दोनों का बिहेवियर बदल चुका है और इसके बाद दोनों बच्चियों को अपने अपने घर भेज दिया जाता है। उसी रात विक्टर अपनी बेटी एंजेला से पूछता है कि उस दिन स्कूल के बाद तुम दोनों कहाँ पर चले गए थे। एंजेला बताती है कि हम दोनों जंगलों की ओर चले गए थे जहाँ एक बंकर में बैठकर उइजा बोर्ड की मदद से मैं अपनी माँ से बात करने की कोशिश की थी। मगर उसकी माँ से बात करने के लिए मुझे अपनी माँ का कुछ सामान चाहिए था और इसलिए मैंने उस दिन अपनी माँ का स्कार्फ अपने साथ लेकर गई थी। लेकिन उस दिन आपने मुझसे वो स्कार्फ वापस ले लिया था, इसलिए उस दिन मेरी माँ से मेरी बात नहीं हो पाई। मगर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि एंजेला का बर्ताव बदल जाता है और वो अपने पिता से कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। फिर जैसे ही विक्टर ब्रश करने के लिए अंदर जाता है वो देखता है कि वहाँ का लाइट ऑन ऑफ होने लगता है और अचानक एंजेला भी उसके सामने आ जाती है। फिर वापस एंजेला सोने के लिए चली जाती है और ये देखकर विक्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अगले दिन जब एंजेला सोकर उठती है विक्टर देखता है कि एंजेला अपने बिस्तर पर टॉयलेट कर दी है। फिर जब वो नहाने के लिए जाती है हम देखते हैं कि टब में पानी का रंग भी काला हो चुका था। तभी अचानक हम देखते हैं कि एंजेला अपने पिता से कहती है कि मुझे मेरी माँ वापस चाहिए और वो पागलों की तरह करने लगती है। इसी हरकतों की वजह से विक्टर अपनी बेटी को फिर से हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। इसके बाद हम कैथरीन को देखते हैं जिसका भी हाल एंजेला की तरह था और वो भी बहुत ही अजीब तरह से बर्ताव कर रही थी। टोनी और मिरांडा दोनों बहुत ही धार्मिक थे और जब वो तीनों जब चर्च में प्रार्थना के लिए जाते हैं फादर प्रार्थना करते हुए कैथरीन का नाम लेते हैं और कहते हैं कि कैथरीन अपनी फैमिली में वापस आ चुकी है और सही सलामत लौट चुकी है। तभी हम देखते हैं कि कैथरीन जिसके चेहरे में खून आने लगता है और वो बहुत ही अजीब तरह से बर्ताव करने लग रही थी और फादर से चिल्ला चिल्ला कर बॉडी इन द ब्लड कहने लगती है।
ये सब देखने के बाद मिरांडा कहती है कि हमारी बच्चियां आत्माओं के कब्जे में आ चुकी है और वो ये भी कहती है कि जीसस मरने से पहले नरक में गए थे और 3 दिन के बाद लौटे थे। उसी तरह हमारी बेटी भी 3 दिन के बाद लौटी है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों को किसी बुरी आत्मा ने पॉजेस कर लिया है। ये बात सुनकर विक्टर मिरांडा की बात नहीं मानता। इसके बाद हम हॉस्पिटल में नर्स एन को देखते हैं जो एंजेला का ध्यान रख रही थी। तभी एन देखती है कि एंजेला एन को सिस्टर मैरी के नाम से बुलाती है और एक डेमोनिक आवाज में हंसने लगती है। ये देखकर एन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और एंजेला को मेंटल असाइलम के लिए भेज देती है। इसके बाद एन विक्टर से मिलती है और बताती है कि आपकी बेटी की जो हालत है उसे कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, बल्कि एक ही इंसान ठीक कर सकता है और वो है क्रिस। और क्रिस वही है जिसे 50 साल पहले उसकी बेटी रीगल को डीमन ने पॉजेस कर लिया था और उसके ऊपर एक किताब भी लिखी थी जिसे एन हमेशा पढ़ती रहती है। विक्टर ये सारी बात सुनने के बाद एन की बातों को नहीं मानता। एन बताती है कि नर्स बनने से पहले मैं एक नन बनना चाहती थी, मगर उस समय मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी और मैंने अपने बच्चे का अबॉर्शन करवा लिया था और उसके बाद मैं नर्स बन गई। और ये बात आज तक कोई भी नहीं जानता था कि मैं नर्स से पहले नन बनना चाहती थी। मगर आज तुम्हारी बेटी एंजेला को मेरे पिछले नाम के बारे में कैसे पता और मेरे होने वाले बच्चे के बारे में भी कैसे पता, ये सारी बात कोई भी नहीं जानता था और इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी किसी आत्मा के कब्जे में है। एन अपनी किताब विक्टर को दे देती है और उसकी किताब पढ़ने के बाद विक्टर क्रिस से मिलने के लिए चला जाता है। क्रिस कहती है कि वो कोई एक्सोर्सिज्म नहीं करती, मगर भूत प्रेत आत्मा के ऊपर वो विश्वास करती है, क्योंकि ऐसा ही हाल उसकी बेटी के साथ भी हुआ था। क्रिस की बेटी रीगन एक्सोर्सिज्म के बाद ठीक तो हो गई थी, पर उसके ऊपर किताब लिखने के बाद रीगन को अच्छा नहीं लगा था और वो अपनी माँ क्रिस को छोड़कर कहीं दूर चली गई। क्रिस को आज तक नहीं पता कि उसकी बेटी रीगन कहाँ पर है और अभी जिंदा है भी कि भी नहीं। इसके बाद विक्टर क्रिस को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां एंजेला क्रिस को देखकर चिल्लाने लगती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जो डेमोनिक आत्मा क्रिस की बेटी रीगन को पॉजेस की थी, ये वही आत्मा है जो अब एंजेला के अंदर है। इसके बाद विक्टर क्रिस को लेकर कैथरीन के घर जाता है, जहां हम देखते हैं कि टोनी और मिरांडा अपने बच्चों के साथ प्रार्थना कर रही थी और रो रही थी, क्योंकि कैथरीन भी पूरी तरह से पॉजेस हो चुकी थी। क्रिस अकेले कैथरीन से बात करने लगती है, जहां कैथरीन डेमोनिक आवाज से क्रिस को बताती है कि उसकी बेटी रीगन अब जिंदा नहीं है, बल्कि वो नरक में है। ये सुनते ही क्रिस उस आत्मा को कैथरीन के शरीर को छोड़ने के लिए कहती है और यहाँ से जाने के लिए कहती है, मगर कैथरीन एक क्रॉस उठाकर क्रिस के दोनों आंखों को फोड़ देती है। विक्टर तुरंत कमरे में आता है और देखता है कि कैथरीन को मिर्गी के दौरे आ रहे हैं और तुरंत क्रिस को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। ये सब हो जाने के बाद यहाँ हम फादर मैडॉक्स को देखते हैं, जिसे एन आकर बताती है कि इन दोनों बच्चियों को भगवान का सहारा चाहिए, नहीं तो ये दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। उनकी बात सुनने के बाद फादर मैडॉक्स अपने चर्च में एक्सोर्सिज्म करने का परमिशन मांगता है, मगर चर्च इसकी अनुमति नहीं देता। इसके बाद विक्टर क्रिस से मिलने के लिए जाता है, जहाँ क्रिस विक्टर को समझाती है कि हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं सभी भगवान के ऊपर आस्था रखते हैं और तुम्हारी बच्ची को डॉक्टर नहीं बल्कि भगवान ही बचा सकते हैं। ये बात सुनकर विक्टर टोनी से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि आज रात हम एक्सोर्सिज्म करेंगे और अपनी बेटियों को बचाएंगे, और उन सभी का साथ देने के लिए एन भी वहां पर आ जाती है। मगर फादर मैडॉक्स आकर एन को बताते हैं कि वो इस एक्सोर्सिज्म में भाग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि चर्च ने इसकी परमिशन नहीं दी है, और एन को वो एक सीक्रेट बुक दे देता है जिसे पढ़कर वो एक्सोर्सिज्म कर सकती है, और वो ये कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद एंजेला और कैथरीन को दोनों को एक साथ चेयर में बैठाकर बांध देते हैं और उन दोनों का हार्ट बीट मशीन भी देखते हैं, जिससे पता चलेगा कि इन दोनों की हालत कैसी है। इसके बाद एन उस सीक्रेट बुक को पढ़ते हुए एक्सोर्सिज्म करना शुरू करती है। शुरू करने से पहले एन सभी को बता देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी दोनों लड़कियों को छुएगा नहीं। एन एक्सोर्सिज्म करना शुरू करती है और शुरू करने के बाद ही एंजेला और कैथरीन अपने परिवार के ऊपर अनाप शनाप बात करने लगते हैं। इसके बाद एन उन दोनों लड़कियों के ऊपर सीक्रेट वाटर छिड़कने लगती है, जिसके चलते दोनों के मुंह से धुआं निकलने लगता है। तभी पास में आग जलाकर उस धुएं को कंज्यूम कर लिया जाता है। इसके बाद एन एंजेला और कैथरीन के मुंह से निकली हुई पानी को विक्टर को दे देती है और विक्टर से कहती है कि इस पानी को पश्चिम की ओर फेंक कर आने के लिए। विक्टर जैसे ही उस पानी को बाहर फेंकने के लिए जाता है, वो फादर मैडॉक्स को बाहर देखता है, जो गाड़ी में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। विक्टर फादर से कहते हैं कि शैतान से
लड़ाई अंदर चल रही है, ना कि बाहर में। घर के अंदर आने के बाद एंजेला एक सच बात बताती है और कहती है कि 13 साल पहले जब उसकी माँ अस्पताल में एडमिट थी तब विक्टर को बताया गया था कि उसकी बीवी या उसकी बेटी दोनों में से कोई एक को बचा पाएंगे, और विक्टर ने अपनी बीवी को बचाने का फैसला किया था। मगर उसकी बीवी बच नहीं पाई थी और उसका पेट फाड़ कर उसके बच्चे को बचा लिया गया था, यानी कि एंजेला को। एंजेला अपने पिता को यह भी कहती है कि आप तो मुझे पैदा होने से पहले ही मार देना चाहते थे। तभी डीमन जो एंजेला के भीतर था वो सभी को बताता है कि हम दोनों में से कोई एक को चुनना होगा, एक मरेगा और एक बचेगा, और तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किसे बचाओगे। सभी लोग डिसाइड करते हैं कि कोई भी बच्ची का नाम नहीं लेगा, नहीं तो दूसरी बच्ची मारी जाएगी। ये सब इस डीमन की चाल है। तभी वहाँ फादर मैडॉक्स पहुंच जाते हैं और उन दोनों बच्चियों को छूकर प्रार्थना शुरू कर देते हैं। मगर फादर मैडॉक्स से एक गलती हो गई थी, उन्होंने उन दोनों बच्चियों को छू लिया था, जिसके चलते वो डीमन फादर के ऊपर हावी हो जाता है और उसके गर्दन को मरोड़ देता है, जिसके कारण फादर की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर एंजेला और कैथरीन दोनों बेकाबू होने लगते हैं। तभी विक्टर अपनी बीवी का स्कार्फ लेकर एंजेला के गर्दन में लपेट देता है और कहता है कि मुझे तुमसे ये स्कार्फ लेना नहीं चाहिए था, और कुछ भी हो जाए तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि एंजेला थोड़ी बहुत ठीक होने लगती है, पर कैथरीन कह रही थी कि मुझे कौन बचाएगा, मैं भी जीना चाहती हूँ। पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी टोनी कहता है कि मैं कैथरीन को चुनता हूँ। ये कहने के बाद डीमन एंजेला के ऊपर अटैक करता है और उसकी पूरी बॉडी हवा में उड़ने लगती है और खून की उल्टियां करने लगती है। तभी उसकी हार्ट बीट भी रुक जाती है। इसका मतलब यह है कि एंजेला अब मर चुकी है। विक्टर एंजेला को अपनी गोद में उठाकर रोने लगता है, लेकिन हम कैथरीन को उसी बंकर में देखते हैं जहां डीमन कैथरीन से कहता है कि मैं तुम्हें चुनता हूं। इसका मतलब यह है कि टोनी जो चाहता था वही डीमन की इच्छा थी, और जैसे ही टोनी ने कहा कि मैं कैथरीन को चुनता हूं, उसी तरह डीमन ने भी कैथरीन को चुना, और जिसके चलते कैथरीन की वहीं पर मौत हो जाती है और एंजेला वापस होश में आ जाती है। इसके बाद पुलिस भी वहां पर आ जाती है और कैथरीन और फादर की बॉडी को लेकर वहां से चली जाती है। मूवी की आखिरी में हम एन को देखते हैं जो सभी से कहती है कि डेविल चाहता है कि हम हार मान जाए, पर हमें भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। इसके बाद हम क्रिस को देखते हैं जिसे मिलने के लिए उसकी बेटी रीगन उसके पास वापस आती है। क्रिस अपनी बेटी को तो देख नहीं पा रही थी, पर अपनी बेटी को छूकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।